और बस नीचे जो ठीक है है। ये मैजिक है, कैमरा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल के ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एज़ पर हमारे वादे के मुताबिक, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को एक नए डेस्टिनेशन के साथ आपके लाइव सेशन करूंगी, और इसमें हमारे साथ शामिल हैं क्रोशिया के एक्सपर्ट, हमारे कंसल्टेंट दानिश रिजवी साहब। जी दानिश, क्रोशिया अस्सलाम के वालेकुम। एक्सपर्ट। वालेकुम सलाम। तो ये सब ज्वाइन हो गए अभी? ये लाइव आ रहा है, आप बोले जाएं, ये अच्छा लाइव है। जी। हम्म। तो बाकी तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं बाकी सबके वीडियोस। नहीं, कोई नजर नहीं आएगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको ज्वाइन करेंगे। जिन्होंने ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे। मेरे साइड वाले मुझे मैसेज करेंगे, आपके साइड वाले आपको मैसेज करेंगे। समझ गए? ये इस वक्त अच्छा फेसबुक अच्छा पे अच्छा। लाइव जा रहा है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब क्रोशिया की जितनी मालूमात है मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको अपने और दोस्तों के साथ भी जो है वो मैं लोगों के ग्रुप में भी डाल रही हूँ। पोस्ट कर दिया है मैंने इसको, बिजनेस फोरम पे भी कर दिया है, अपने पेज पे भी कर दिया है, आज़रबाईजान में भी कर दिया है, जनाब वायरल वीडियो में भी कर दिया है। हम्म। अच्छा, और फ्री। स्टडी इन क्रोशिया जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। जी। फॉर दोज पीपल हु आर हम्म लाइक who do not have high grades, who do not have हम्म IELTS, who do not have budget, ये उनके लिए हम्म एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि क्रोशिया हम्म जो है वो इस वक्त फर्स्ट अपकमिंग कंट्री में, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो ये शेंजन की पहली कंट्री होगी जो शेंजन के अंदर आएगी। और आई गेस के जितना मेरी मालूमात है ये मेरे ख्याल से दानिश दानिश आपके साइड से नेट जो है वो खासा स्लो चल रहा है ना? नहीं, पीछे लोग कॉल कर रहे हैं मुझे बार बार। हाँ, तो मना कर दीजिए ना लोगों को, समझा दीजिए, मैसेज कर दीजिए, क्योंकि ये हेलो। हेलो। हेलो तसव्वुर, आर यू देयर? हेलो। हेलो। जी जी दानिश। तसव्वुर, आप कॉल्स आ रही है ना, ये बार बार बीच में इसलिए प्रॉब्लम
हो रही है? अच्छा, तो हम्म हम बात कर रहे थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी for those हम्म people who do not have high grades, who do not have got high results, ठीक है, हम्म and who have हम्म education gap of around 4 to 5 years. हम्म ठीक है, सही अब ये स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट अप्लाई ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ हम्म हाई फी सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जी ये जी लोग वहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते, एक सेमेस्टर की पता है फीस क्या, ज़्यादा है। उर्दू उर्दू में बोलो, हमें ज्यादातर सुनने वाले लोग उर्दू ही बोलते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल साफ सुथरू उर्दू में बात करूं ताकि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि लोग हमें सुनने ठीक है, आते हैं। तो बिल्कुल बताओ सही कि है। हमारा मेन फोकस अच्छा, क्या है बच्चों को क्रोशिया भेजने का। अच्छा, देखिए हमारा मेन फोकस ये है कि ये जो स्टूडेंट्स क्रोशिया के लिए अप्लाई करते हैं जाके, तो इसका जो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो इंतहाई आसान है, क्योंकि जो कॉलेज है वो हमारे हाथ में है और एक दिन के अंदर हमें एडमिशन ऑफर आ जाएगा वहाँ से, हम्म और एक इंटरव्यू होता है जो बच्चों को पास करना होता है फर्स्ट, उसके बाद जो है वहाँ से हमें ऑफर लेटर्स आ जाएगा। उसके बाद हम्म बच्चों ने अपनी जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी है, विच इज़ हम्म 3500 यूरो, ठीक है। हम्म हम्म एक दफ़ा उन्होंने फ़ीस पे कर दी, हमारे पास टीटी की रिसीट आ जाती है, हम उनके वीज़ा जो है वीज़ा फ़ाइल हम उनकी लॉन्च कर सकते हैं। 10th ऑफ हम्म जनवरी तक का टाइम है हमारे पास, हम 10 हम्म जनवरी तक एडमिशन्स ले सकते हैं, फिर 11 जनवरी हम्म से हमारी जो है वीज़ा एप्लीकेशंस लॉन्च होंगी, ठीक है। हम्म इसके लिए नियरेस्ट एम्बेसी जो हमारे पास है वो तेहरान एम्बेसी है, ठीक है। हम्म स्टूडेंट का वीएफएस ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लिया जाएगा और उसके तमाम हम्म डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रोशिया यहाँ पे वीएफएस ग्लोबल के थ्रू हम्म जाएंगे। वहाँ की होम हम्म ऑफिस उनके हम्म डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेगी, प्रोसेस करेगी। फिर इसमें जो हम्म कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, जो कॉलेज की जो लॉ फर्म है वो कांटेक्ट करती है होम मिनिस्ट्री से और उनकी हम्म जितनी रिक्विजिट्स होती हैं उनको पूरा करती है। हम्म इसके साथ वो वहाँ से जो हमारी तेहरान एम्बेसी है क्रोशिया के अंदर, क्रोशिया की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर, उधर हम्म वो मेल करेंगे इनके वीज़ा अप्रूवल की। वो ईमेल हमें हम्म रिसीव हो जाएगी कि भाई आपने कहाँ पर अपने पासपोर्ट्स जो है वो सबमिट करना चाहते हैं, लाइक टर्की हम्म में, कतर में, तेहरान में, हम्म कहाँ भी आप जहाँ भी चाहें आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके हम्म बाद जब आप अपने पासपोर्ट सबमिट करने जाते हैं तो आपको हम्म 3 डेज 3 to 4 डेज के अंदर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है और फिर हम्म वहीं से आप जा सकते हैं स्ट्रेट अवे टू हम्म क्रोशिया। तो इसकी ये जो वीज़ा करना फीस है वो 2 स्टेप्स में पे होती है, चाहूंगी। 60 यूरो। यहाँ मैं आपसे एक खूबसूरत सा सवाल ये करना चाहूंगी, वो ये करना चाहूंगी कि बच्चा इंटरमीडिएट होगा, 4 to 5 years का गैप एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर बंदा 7 साल का गैप आ रहा है तो क्या वो भी एक्सेप्टेबल होगा? क्या आप उसके लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं? अगर उनका 7 ईयर्स का गैप है तो फिर हमें देखना होगा कि ड्यूरिंग दिस 7 ईयर्स व्हाट हैज़ ही डन सो फार, मतलब उसने क्या किया है उसके अंदर, ठीक है। अगर लाइक वो घर पे बैठा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं से उसको कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ वर्क एक्सपीरियंस उसको अरेंज करके लगाना हम्म होगा ताकि उसका गैप फिल किया जाए। गैप हम्म फिल अप करके ही जो है उसका हम्म वीज़ा अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें हम्म मोस्ट प्रोबेबली कि उसको एडमिशन पे ही स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वीज़े तक की बारी नहीं आएगी। अगर उसका हम्म केस जो है वो एट हाई हम्म रिस्क है तो कॉलेज उसका हम्म एडमिशन ही ग्रांट नहीं करेगा। सो हम्म उसके पैसे खर्च नहीं होंगे, इट मीन्स उसके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, ये एक अच्छी बात है। हम्म अच्छा। अच्छा, अब एक सवाल और ये है कि ये जो अपने वो है क्या कहते हैं, ये जो बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट वो होती है, लीगलाइज्ड होती है और अटेस्ट होती है मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड से, वो जिम्मेदारी आपकी है यानी हमारी है, या वो स्टूडेंट खुद करवाएगा फॉरेन अफेयर से, मैट्रिक बोर्ड से और इंटर बोर्ड से? ये कंफर्मेशन मैं कर चुका हूँ कॉलेज से, उनको आईबीसीसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यानी किसी अटेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है?
नहीं, कोई अटेस्टेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे बस, ओरिजिनल ये वेवर डॉक्यूमेंट्स है हमारे जाएंगे। लिए। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान तो जैसे अभी कोविड की वजह से बंद है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें जो डेस्टिनेशन लेना होगा, तो क्योंकि तुर्की के डॉक्यूमेंटेशन में तकरीबन 17 से 18 दिन लग जाते हैं, हंसते खेलते जी बातचीत करते लेते आते जाते 14 से 18 दिन में ही तुर्की वीज़ा देता है। और चूंकि तुर्की की डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो और बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कब आम तौर पे वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो उसके बाद तीसरा और फुल एंड फाइनल जो हमारे पास डेस्टिनेशन रह जाता है वो है कतर। जी, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपका जब वीज़ा अप्रूवल की मेल आपको आ जाएगी ना, उसके बाद कॉलेज आपका अपॉइंटमेंट लेगा, जो भी आपके नियरेस्ट एम्बेसी जो भी आप कंफर्म करेंगे मेल के अंदर, जिसमें वो पूछते हैं कि आप कहाँ अपना पासपोर्ट जमा कराना चाहते हैं। वीज़ा तो आपका अप्रूव हो गया है, आपने वीज़ा पेस्टिंग कहाँ से करानी है। तो फिर आप जो भी एम्बेसी बताते हो वो वहाँ का खुद आपको अपॉइंटमेंट बना के देती है। तो जब कॉलेज आपको खुद अपॉइंटमेंट वहाँ का बना के दे रहा है और आपके पास ये वीज़ा अप्रूवल आपके हाथ में है, तो 99.99% चांसेस हैं आपके कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली क्योंकि एम्बेसी आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपकी एम्बेसी आपके पास नहीं है आपकी कंट्री के अंदर, तो इसलिए आप जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं स्टडी के साथ-साथ मेन फ़ोकस वर्क परमिट पे भी करती हूँ। तो 2019 का ये वाक़या है कि माल्टा का मैंने वीज़ा लगवाया, बंदे का वर्क परमिट विद जॉब, लेबर कैटेगरी। ठीक है जनाब, बस ज़रा-सी मेरी आँख चूक हुई और वो वीज़ा लगवाने के बाद जो है पाकिस्तान दावत खाने आ गया, क्योंकि पंजाब के लोग हमारे बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं, बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। बेसिकली बात सारी है कि मासूम होते हैं। वो दावत खाने वापस आ गए उसके बाद वीज़ा उनके पासपोर्ट पे आज तक मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सके। रीज़न, उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं। तो यही सवाल क्रोएशिया के लिए है, क्योंकि क्रोएशिया में अगर क्रोएशिया की एम्बेसी हमारे पास नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बच्चे को हम पाकिस्तान से पहले तेहरान भेजेंगे, वीज़ा स्टिकर तेहरान, वो उस समय तेहरान, तो मैं गलत कह रही हूँ, इस वक्त राइट नाउ तो तेहरान बंद है, तो बच्चे को हम कतर भेजेंगे। ठीक है, बच्चा कतर जाएगा, कतर से वीज़ा लगा के, देखिए ये बात मैं इसलिए लाइव क्लियर करवा रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे काफ़ी लोग सुन रहे हैं, अभी नहीं सुनेंगे तो वो रिकॉर्डेड के बाद सुनेंगे मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो तेहरान से वीज़ा लगा के और वहीं से फ्लाइट लेके चला जाएगा ये बेहतर होगा, या इन केस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी वो वीज़ा लगा के वापस पाकिस्तान आ जाता है, तो कुड इट बी पॉसिबल कि वो जा सकता है पाकिस्तान से क्रोएशिया? जी बिल्कुल, वो जा सकता है। सर मैंने बताया कि अभी हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल माल्टा की है कि माल्टा के स्टडी वीज़ाज़ जो हैं वो इसी तरीके से हो रहे थे कि दुबई में बच्चा जाकर अपना पासपोर्ट सबमिट करता था, ठीक है, वहाँ स्टे करता था 4-5 दिन और फिर वहीं से डायरेक्टली माल्टा वो ट्रैवल करता था। तो सेम लाइक इसी तरीके से जब आपके पास एक वीज़ा आपका होम ऑफिस से वीज़ा ग्रांट हो गया, आपके पास एक मेल आ गई, उनकी एम्बेसी से आपके पास मेल आ गई है, तो उसके बाद वो मेल आपका प्रिंट के साथ जब आप अप्लाई करते हो वीज़ा, तो फिर आपको इजीली वीज़ा ग्रांट होता है। उसमें फिर कोई हर्डल नहीं है कि आपको वीज़ा ग्रांट ना हो, फिर आप वहीं उसी कंट्री में जाते हैं और वहाँ से आप नहीं, वीज़ा आप पेस्टिंग करा के मेरे आ जाते हैं। सवाल को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दानिश, आप मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया, मैंने बंदे को दुबई रवाना किया, वहां से उसका वीजा लग गया, सही है, माल्टा का वीजा, माल्टा की एम्बेसी दुबई में, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग जी अबाउट एनी अदर नेशनल। तो उसका वीजा लग गया, मैंने उसको कहा कि भाई तुम वीजा लगने के बाद वहीं से ट्रेवल कर जाना, लेकिन वो वीजा लगने के बाद इतना खुश हुआ और अपनी फैमिली को दिखाने के लिए और आखिरी अलविदाई दावत खाने के लिए वीजा समेत पाकिस्तान वापस आ गया। अब जो उसने पाकिस्तान से टिकट बनवाई उसको एफआईए ने एंट्री दी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये वर्क परमिट के अंदर हो सकता है, इस तरह का हुआ हो। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ। एक्चुअली होता ये है कि वर्क परमिट का आपको भी पता है कि माल्टा से जो वर्क परमिट लगवाए जाते हैं वो किस तरीके से लगवाए जाते हैं। जेन्युइनली लगते भी हैं, बिल्कुल वीज़ा पेस्टिंग भी हो जाती है उनकी, लेकिन
अगर तो वो कैंडिडेट जो है उसको बोलना नहीं आता, उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं, नहीं है, तो आप एफआईए अभी भी, यू कांट गेट माई पॉइंट। इट इज मैंडेटरी टू आप क्या कह रहे ट्रेवल हैं? फ्रॉम, it is mandatory to travel Pakistani from Malta, not come back to Pakistan, because is it not possible to go on work permit or any other visa to go Malta from Pakistan, because there is no embassies working in Pakistan? This is my question. हाँ तो फिर ठीक है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो इसका, आपको मुझसे इसीलिए ज्यादा मैं एक्सपीरियंस है। आप हाँ, तो मैं इसलिए आपसे क्रोशिया बच्चा का वहां कह से रही बेटर है कि हूँ। वहीं से, हाँ बिल्कुल, बच्चा वहीं से क्रोशिया चला जाए, उसको आने की जरूरत नहीं है फिर। बस ये पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, जब मैं इसको बंद करूंगी और यूट्यूब पे डालूंगी, उसके बाद जो मुझे बौछार होगी सवाल जवाब के वो मेरा पूरा दिन निकल जाता है सवालों के जवाब देते ठीक देते। है, इसलिए मैं देखिए क्लियर कर तसव्वुर, रही हूँ। मैंने मैंने आपको एक चीज बताई थी तसव्वुर, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट पर्सन। मेरा कजन है जो क्रोशिया में गया है, ही इज यूएस नेशनल, ठीक है, उसने क्रोशिया में जाके 1 साल उसको लग गया कॉलेज बनाते बनाते, ठीक है, इतना आसान नहीं हुआ लाइसेंस लेना, उसने कॉलेज बनाया है। दिस इज अवर फर्स्ट सेशन इन क्रोशिया। आप क्रोशिया के लिए प्राइवेट कॉलेज जरा लिखकर आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर। ये वाहिद जी कॉलेज है बिल्कुल। स्टेप फर्स्ट के नाम से, जो मैंने आपको जी बताया। तो ये हमारा पहला सेशन, ऑब्वियसली हम फर्स्ट सेशन कर लेंगे तो ये चीजें हमें भी क्लियर हो जाएंगी। आप क्योंकि माल्टा का करती रही हैं, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, कि आपने वहाँ के जो वर्क परमिट्स को डील किया है, उसमें जो आपको चीजें फेस आई हैं, जो हर्डल्स आई हैं आपको फेस, कि अगर वो कम बैक करता है तो ये मैंडेटरी है कि उसको नहीं, वहीं से और चला जाना चाहिए मैं वापस। आपके सुन ले, मैं आपके साथ भी एक और, मेरे पास तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स रखे हुए हैं और मैं कर रही हूँ क्रोशिया पे काम, और उन्होंने तो मुझे गो हेड दिया हुआ है। लेकिन देखिए, हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड पिच होती है जिसपे वो खेलता है। अब उसने तो मुझे कहा है कि आप पाकिस्तान से कराएं चढ़ाई, कोई मसला नहीं है मैडम, ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आप अगर पे आप तो मेरा नहीं लगा एक्सपीरियंस सकती। देखें, हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कई कंट्रीज हैं ऐसी यूरोप की जिस पे हमने काम किया है, और उसमें ये होता है कि एफआईए यहाँ से कुछ प्रॉब्लम करती है, ठीक है। इनकी कहीं आप मुझे होम ऑफिस की वेबसाइट पे दिखा दें कि कहीं इस तरह लिखा हुआ हो कि आपने वीजा लेना है और आपने डायरेक्टली वहीं से चले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजा पेस्ट आपका हो गया, दैट्स इट। ये बेसिकली लेजिड है ही नहीं कि एक बच्चे का वीजा पेस्ट हो गया है और वो कम बैक करता है अपनी कंट्री, उसके बाद वो नहीं जा सकता, वो एनी हाउ जा सकता है, लेकिन अगर उसको फुल अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और एफआईए उसको रोक लेती है, तो उनके पास अथॉरिटी होती है बच्चे को रोकने की, बच्चे को ठहराने की। यहाँ पे वो किसी भी उस पर उसको अपलोड कर सकती है। तो अब आपने किए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, हमारी प्रैक्टिसेस आपको पता है कुछ और कहती हैं, लेकिन जो इनके जो होम मिनिस्ट्री की इनकी वेबसाइट होती है उस पर कुछ और लिखा हुआ होता है, उसमें तो स्ट्रेटली लिखा हुआ है आपको योर वीजा ग्रांट हो गया, ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, कोई दानिश, आपको आपकी रोकने वाला नहीं बात है। देखिए दानिश, हम, मेरा और आपका कोर सब्जेक्ट 2012 से एक ही रहा है स्टडी, लेकिन चूंकि मैं एक कंपनी चलाती हूँ तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रैक्टिकल वाकयात हुए हैं। जो बात जी आप और मैं समझ रहे हैं वो बातें उस वक्त क्लाइंट नहीं समझता जब उसको ऑफलोड किया जाता है। उसने तो सारी बातें हमारे सर पे डाल देनी है, वो ये भी भूल जाता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट पासपोर्ट है कि उसके बंदे को लोग साइड में खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो तो समझता है हर गलती हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए ऐसे ही। मुझे मुझे इस पॉइंट को क्लियर करना, आपके अलावा जो मैं एक और मेरे कॉन्ट्रैक्टर है, उनका वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, बट वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो मुझे कहा है कि आप पाकिस्तान से वीजा हम आपको देंगे, आप पाकिस्तान से ही भेजें, लेकिन भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखिए जी, वो तो उसका पिच है, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना दानिश, तो मुझे आपका कोर सब्जेक्ट पूछना है, मुझे आपका क्राइटेरिया पूछना है। बिल्कुल क्राइटेरिया यही है जो मैंने आपको भी बताया। मुझे तो इस चीज़ पे हंसी आ रही है, एक बच्चा है जितना रुलाना है, उसमें फैमिली को मिलना मिलाना है, वो यहीं से करके चले जाए। भाई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान वापस आके काम अपने खतरे में पड़ने की? तुम इतने बेवकूफ, एक दफा गले मिलो अपनी बीवी से, अपनी हज सबसे, अम्मा से, सबसे मिलो और फिर निकल जाओ यहाँ से। क्या भाई जरूरत मैं, पड़ी है तुम्हें? आप ये यकीन करें, मैं, आप मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे, किसी किसी वीडियो में तो
मैंने डांट के कहा है कि जहां से वीजा दे रही हूँ वहीं से जाना, खबरदार जो दावत खाने वापस आए तुम लोग। एक तो दावत खाने वापस आते मुसीबत हमारी हो जाती है। सही बात खैर, है अच्छा दोबारा जी, फिर आपने पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया हमारा, ईयर के फीस जो है वो देखने वाले 3500 यूरो मेरे है। दोस्त भी हैं, कई सारे मेरे दोस्त हैं देखने वाले, मुझे तो खुद हंसी आ रही है इस वक्त, वो भी हंस रहे होंगे बातों को सुन के। क्या करें जी, जब पब्लिक डीलिंग में बैठते हैं ना तो हर तरह का बंदा आता है और उसको सेटिस्फाई करना ही हमारा हुस्न है, हमारे कारोबार का हुस्न ही यही है कि हर बंदा हमसे सेटिस्फाइड होकर उठे। ठीक है, ठीक है चले ना? चले, अब और आप सेटिस्फाई हैं तो फिर और लोग भी हो जाएंगे। आप सेटिस्फाई हैं? मैं तो दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आपका कोई आज का साथ तो नहीं है। 2012 से जब मिसेस तसव्वुर मलिक एक अदना सी वर्कर हुआ करती थी, मैं तब से आपको जानती हूँ और वाकई आप हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। बस ये है कि आप खुद को हाईलाइट नहीं करते, या आपकी बड़ाई है, वरना कंसल्टेंट तो आजकल थैंक यू सो मच। वरना मैंने तो ऐसे भी कंसल्टेंट देखे हैं जो पूरा दिन भैंसों को नहलाते हैं और शाम में जो है पेट पे जो है पैंट बांध के बैठ जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे भी कंसल्टेंट देखे हैं। लेकिन आप वाकई आप मीडिया का हिस्सा नहीं बनते, मुझे तो हैरानगी होती है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक वीकली सेक्शन मेरे साथ रखें और हम हर कंट्री के बारे में अवेयरनेस दें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, उनकी रिलीफ के हवाले से, कि क्या स्टूडेंट वहां जाके काम कर सकता है या नहीं। अब आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि कितने घंटे की जॉब वो वहां कर सकेगा। He is allowed to work over there like around 20 hours per week, ठीक है। और इसके अलावा हम उसको वहाँ पे वर्क परमिट भी करा सकते हैं, फुल टाइम वर्क परमिट, जिसके साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकता है और फुल टाइम वर्क हम उसको वहाँ पे करा सकते हैं। ऑन स्टडी बेसिस ही इज़ एलिजिबल टू वर्क 20 आवर्स, जो उसको मिलते हैं, तमाम पूरी दुनिया में सारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं, वही उसको भी अलाउ होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये जो है, इसमें हॉस्टल शामिल है? हॉस्टल कॉलेज का जो है वो उसकी फैसिलिटी दे दी जा रही है। 200 यूरो वो चार्ज करते हैं पर मंथ, और हॉस्टल के बगैर, क्योंकि प्री बुकिंग के बगैर वीज़ा होता ही नहीं है वहाँ का। अच्छा, तो ये हॉस्टल जो इसमें होगा वो 6 मंथ का होगा, 1 मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा? इसके अंदर हॉस्टल, देखिए हॉस्टल की प्री बुकिंग जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक होता है, वो साइन करके स्टूडेंट देता है, वो वीज़ा फाइल के साथ जाता है, उसी के ऊपर वीज़ा आपको ग्रांट होता है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आपने रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग करते ही आप उनको पेमेंट करते हैं, 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, व्हाटएवर, अगर आप जितना भी आप लेना चाहते हैं। और आपको हॉस्टल जो है वो इनिशियल बेसिस पे आपके पास हॉस्टल वहाँ मौजूद है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि बच्चा जो है ही जस्ट कम आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड ही डजंट नो वेयर टू गो। सो उसके पास बहुत अच्छा चांस है वो एक टैक्सी करे, पोस्ट कोड टैक्सी वाले को दे और टैक्सी उसको जो है उसको कॉलेज हॉस्टल तक लेके जाएगी। एंड देन सही। एट फर्स्ट इंस्टेंट उसके पास जो है कोई जगह है, यानी कि जो जहाँ वो स्टेशन हो सकता है, जहाँ वो रह सकता है। अच्छा, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं आएगा? अगर वो हमें बता देता है तो कॉलेज के थ्रू हम अरेंज कर देंगे इसको। ठीक है। अच्छा, पहुंचते ही वो हॉस्टल पे जाएगा, जिस हॉस्टल का को हमने पहले से रेकमेंड किया हुआ होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको वहीं का एड्रेस दे देंगे कॉलेज का, उसके हॉस्टल का, और वो डायरेक्टली वहीं अच्छा, रिपोर्ट अब करेगा मुझे जाके। ये बताइए कि ट्यूशन फी जो है 6 मंथ की है, ये जो आप 3500 यूरो बता रहे हैं, ये 6 मंथ 1 सेमेस्टर की फीस है, ये अपनी फीस साथ लेकर जाएगा और वहां बाई हैंड जमा करवाएगा? नहीं, फीस एक्चुअली होता ये है कि इसकी वीज़ा फाइल के साथ इसकी टीटी की फी रिसीट जाती है और इसी के ऊपर वीज़ा ग्रांट है। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वीज़ा फाइल। तो ये सब चीज़ें जाएंगी तो उसका वीज़ा होगा, अदरवाइज वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। तो फीस उसको यहाँ सही। से सेंड करनी है। ये कोर्स की फीस है,
इसको आप एक जी। सेमेस्टर नहीं कह सकते, ये पूरे कोर्स की फीस है। जो फर्स्ट इनका कोर्स है वो लैंग्वेज प्लस कल्चरल प्रोग्राम है, कंसिस्ट ऑफ 6 सही। मंथ्स। जो सेकंड कोर्स है इनका IFP कहलाता है, इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर। इट इज लीडिंग टू द यूनिवर्सिटी मास्टर्स ऑल्सो। तो सही। ये जो है 4500 यूरोस की फीस है। और एक सही। चीज़ मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि 200 यूरो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन है, जिसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस ये मैंडेटरी है, ये साथ की जाती है। तो सही। 2700 में इनको जो है वो इंग्लिश प्लस कल्चरल प्रोग्राम पड़ेगा, और अगर कोई बच्चा IFP को मीट करता है, इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम को, तो वो उसको 4700 का पड़ेगा। ये वो ये वो इसमें पैसे आप बता रहे हैं जो वीजा फाइल के साथ मैंडेटरी है जाना। जी, क्योंकि इसकी जब आप यहाँ से TT करते हैं तो TT की एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आपको तकरीबन 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको रिसीव होती है, ठीक है। यही TT रिसीट जो है आपको व्हाट्सएप कर देनी होती है कॉलेज को भी। तो ये TT रिसीट जो है ये आपकी वीज़ा फाइल के अंदर कंपनी होके जाती है। अच्छा, और दानिश एक सवाल ऑन द बिहाफ ऑफ माय व्यूवर्स कि अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो माइट बी पॉसिबल, वैसे तो नहीं होगा, हम 99.9% कहते नहीं होते, पर 1% हम क्लाइंट के साइड से सोचते हैं कि अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो इट इज पॉसिबल कि 100% फीस रिफंड हो जाएगी। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल 100% फी रिटर्नेबल है, इसकी रिफंडेबल है, और 200 यूरो जो रिसेशन दी है वो रिफंडेबल नहीं है। 200 सेम यूरो। लाइक इन ऑस्ट्रेलिया। 250 इनरोलमेंट है, UK के अंदर 200 पाउंड जो है उनकी कैश में से डिडक्शन होती है, तो यहाँ पे 200 यूरो की डिडक्शन है, बाकी फीस तो कम्प्लीटली रिफंड हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्रोशिया से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हो गई और मेरे ख्याल से हमारा सेशन भी बड़ा अच्छा रहा। अब आप इसके अलावा मुझे अपने काबिल एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो आप जनवरी में दोबारा से लीड करेंगे उसके बारे में मुझे बताइए, जहां हमारे पाकिस्तानी बच्चे बहुत इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। जनवरी में किस कंट्री के पूछ रही हैं आप? किसी जो आप समझते हैं कि अब जल्दी खुलेगा और जिसमें एडमिशन भी बहुत आसानी से हो जाए, और न सिर्फ एडमिशन हो बल्कि उनको वर्किंग आवर्स भी मिले। अब जैसे आज़रबाईजान है, वहाँ वर्किंग आवर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरा दफ्तर है वहाँ पे, मेरी बहुत जान पहचान है, तो मैं लोगों को कहीं ना कहीं से जॉब अरेंज करवा देती हूँ, बट इट इज नॉट सिक्योर थिंग ना। तो आप मुझे वो कंट्री बताइए जो इन हैंड होगी आपके 2021 में, और जिसमें हमारे पाकिस्तानी बच्चों का वीजा आसानी से लग जाए, और प्लस ये कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जॉब्स भी मिल जाए, और जॉब्स। देखिए, इसके लिए वैसे तो अगर देखा जाए बहुत ही रीजनेबल और बेस्ट है क्रोशिया ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर हमारे पास है। सितंबर में इसका वैसे इसका नेक्स्ट इनटेक है, लेकिन मिडिल में हमारे पास डिप्लोमास के भी काफ़ी एक प्रोग्राम्स होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारी डिटेल्स उनकी भी। यहाँ पे वर्क भी आपको अलाउ है, स्टूडेंट को स्टडी भी वो कर सकता है। मैंने बताया कि हम वर्क परमिट पे भी उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कन्वर्ट कर सकता है, उसमें रख सकता है कंटिन्यू। इसके अलावा अगर हम देखें जनवरी सेशन एवरीवेयर इट इज़ बीइंग क्लोज नाउ, क्योंकि वी आर वेरी नियर, वी आर इन दिसंबर, तो जनवरी सेशन तो ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है सब जगह। और मई इनटेक में वी डू नॉट हैव ऑल कोर्सेज अवेलेबल इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। आपको पता है जनवरी और सितंबर ही मेन सेशन होता है कि जिसके अंदर अवेलेबल होता है आपको जी, सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो मई में तो बहुत ही कम कोर्सेज होते हैं। मई में तो कम होते है, हैं, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन काफ़ी सिलेक्टिव है, उनमें आइल्स का बड़ा चक्कर होता है। जी। अच्छा जरा ऑप्शन मिल रहा है विदाउट आइल्स। अब जैसे एक है, अगर कोई मैरिड बंदा है और वो अप्लाई करता है, ठीक है, वो क्रोशिया पढ़ने जाता है, तो वो कितने अरसे में अपनी वाइफ को बुला सकता है वहां पे? वंस ही गॉट द रेजिडेंस परमिट कार्ड, मतलब उसको TRP वहाँ का मिल जाए, टेम्परेरी रेजिडेंस, उसके बाद वो बुला सकता है। इसके लिए एटलीस्ट उसके पास जो है, देखिए स्टूडेंट बेस पे तो नहीं बुला सकता है, लेकिन अगर वो वर्क परमिट पे स्विच कर लेता है तो वर्क परमिट पे उसको TRP मिल जाएगा। TRP मिलने के बाद वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकता है।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। और मैं इंशाल्लाह चाहूँगी मज़ीद क्रोशिया को हम और हाईलाइट करेंगे, क्योंकि कुछ अरसे बाद मुझे काफ़ी सवालात मौसूल होंगे जिनके जवाबात इसी तरह मैं लाइव आकर आपसे लेना चाहूँगी। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन दी, और इसके हवाले से एक बार फिर आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह ये सफ़र चलता रहेगा, और जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जल्द अज जल्द स्क्रीन पे जो मेरा नंबर चल रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और क्रोशिया के लिए अपने आप को साइन इन कराएं। ठीक है दानिश, अपना ढेर सारा ख्याल थैंक यू रखिएगा। सो एक मच। बार फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहुल खैर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।